सलीम साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कभी हम ये मीटिंग्स छोटे छोटे कमरों में किया करते थे और आज हम एक हॉल के अंदर बैठे और अपने मल्टीमीडिया जो कि हमारी अपनी मलकियत है उस पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये पुकारा टेक्स बार हो या कोई भी बार हो, ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह है जिसके तमाम अफराद बिला लिहाज़ उम्र और एक्सपीरियंस सारे ही ऑनरेबल हैं और काबिल एहतराम हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा चूँकि बेसिक फील्ड रहा, जिसको बाद में इनलैंड रेवेन्यू कहा गया, जिसके 3 मेन एक्ट्स हैं। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है और फेडरल एक्साइज एक्ट है। अमूमी तौर पे हम लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमने अपनी टॉप प्रायोरिटी में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रखा और मेन प्रैक्टिस भी उसमें की। सेल्स टैक्स हमारी सेकंड प्रायोरिटी में रहा और फेडरल एक्साइज मेरा ख्याल कभी किसी ने, बहुत रेयर है कि कभी किसी ने स्टडी किया हो जो उसको देखा हो। अब हालात का तकाज़े ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गए हैं। अब हमें जो एलाइड लेजिस्लेशन है, जो इससे मुल्क का कानून साजी है, उसको भी पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी एलाइड लेजिस्लेशन पे ग्रिप नहीं होगी तो हम अपने क्लाइंट को वो सर्विसेज जो वक्त की ज़रूरत है वो शायद हम ना दे सकें। एलाइड लेजिस्लेशन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सबसे टॉप पे है, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, वो भी हमें किसी वक्त बैठ के उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि रिसेंट टाइम में जब से फेडअप जो है वो एक्टिव हुई है, उन हालात में हमें इन कवानीन को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इन हालात में जब मैं अपने विजन के तौर पर मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि 5 से 10 साल शायद होंगे इन कॉटन मनी को देखा तो जा सकेगा, ये पड़ी हुई है, जिसे लॉ की लैंग्वेज में प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। उसको टू सम एक्सटेंट कंज्यूम किया जा सकेगा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में, लेकिन मेरी अपनी विजन के मुताबिक उसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकेगा। पैसे पड़े हैं, मैं खाबे डाबे में दौड़ा सकता हूँ पैसे को, उससे को मैं ऐसा क्रिएट कर लूँ, ये दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसमें जो चीज़ें मैं अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे जब हम जाएंगे, इसमें इल गॉटन मनी जो है वो जिन कवानीन को वायलेट करके आएगी, वो उसकी पूरी लिस्ट शेड्यूल फर्स्ट में दे दी गई कि ये वो कवानीन हैं, अगर वो ब्रीच होते हैं, टूटते हैं, उसके नतीजे में जो आपको रकम मिलती, प्रोसीड जो रकम मिलती है, प्रोसीड इन काइंड भी हो सकती है, इन कैश भी हो सकती है, वो आपकी प्रोसीड ऑफ क्राइम है। यहाँ एक चीज़ मैं और आपके दोषगुजार कर दूँ, प्रोसीड ऑफ क्राइम से क्रिएट किया गया कोई भी असासा वो टाइम लिमिटेशन से हिट नहीं होता। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि कोई असासा क्रिएट किया गया है और उसके पीछे प्रोसीड ऑफ क्राइम है,
आप चाहे जितनी मर्जी एमनेस्टीज अवेल कर लें, आप लिमिटेशन के कवानीन ले आएँ, वो हिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद ही एब इनिशो जिसे कहते हैं वो वॉइड है। जो चीज़ एब इनिशो वॉइड है वो कभी भी लेजिटिमेट नहीं हो सकती। अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर आप एसेट क्रिएट करेंगे तो ये जो आपका ऑफेंस है इसे प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं, ये प्रेडिकेट ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उसके बाद अच्छा, किसी भी लॉ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो मेरे नुक्ता नज़र से होती है, मैं समझता हूँ, एक तो उसकी डेफिनेशन नंबर 1 प्रायोरिटीज में है, नंबर 2 उसके चार्जिंग सेक्शंस हैं, नंबर 3 उसके मशीनरी सेक्शंस हैं। जो डेफिनेशन अगर उस ऑर्डिनेंस उस खास कानून के अंदर आ गई है तो वो उस कानून के लिए वो डेफिनेशन वही ही इस्तेमाल की जाएगी, चाहे ओवरऑल या उर्फ़े आम में उसका मतलब कुछ और भी हो तो। और यहाँ एक स्पेसिफिक बात जो कही गई है सेक्शन 39 में, अप टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिनेशन इस ऑर्डिनेंस का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर इसकी डेफिनेशन किसी प्रिवेलिंग लॉ से टकरा जाएगी तो ये डेफिनेशन प्रिवेल करेगी, वो दूसरी डेफिनेशन आउट हो जाएगी। उसके बाद आपके चार्जिंग सेक्शंस हैं। चार्जिंग सेक्शन जिसके नतीजे में कोई डिमांड क्रिएट होती हो, कोई लायबिलिटी क्रिएट होती हो, तो चार्जिंग सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होती, यानी जिस तारीख को कानून बना है उस तारीख से ऑनवर्ड वो कानून अप्लाई होगा उसका, हत्ता कि अगर उसको बयान कर दिया जाए कि ये कानून माजी से होगा तो फिर किया जा सकता है। इसी तरह जो मशीनरी सेक्शंस हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी वो जिस दिन जो पाइपलाइन में होगी चीज़ उसकी रिट्रोस्पेक्टिव होगी, हत्ता कि उसको बयान कर दिया जाए कि नहीं आज के बाद ही ये इस्तेमाल होगा। जैसे हम अपील फाइल करते हैं तो अपील की अगर आज कोई चीज़ आ जाती है तो ये मशीनरी है, तो जितने भी हम आज के बाद जो अपील फाइल करेंगे उसमें वो कवानीन सारे के सारे लागू हो जाएंगे। ये एक उसमें अमेंडमेंट है। दूसरा, इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन जो है और स्कीम ऑफ लॉ। स्कीम ऑफ लॉ बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे 218 सेक्शन में हमने एफबीआर को एक तकरीबन 12 सफ़ात का लेटर लिखा है, उसमें दीगर इश्यूज़ के अलावा एक 218 का इशू भी लिखा गया। उसमें जो विड्रॉ की गई थी पावर्स, कमिश्नर्स की पावर्स को उसमें महदूद किया गया था। उसमें पीटीपीए ने कहा कि ये हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ है, ओटीपीए की वैसे हम वी वर द पायनियर्स, हमने पहले उसको हाईलाइट किया था और ये ठीक है उनको क्रेडिट मिल गया, वो भाई हैं कौन से गैर हैं, वो बाद में विड्रॉ कर ली उन्होंने। अब और उसमें एक सेक्शन 218 में अगर हम कभी देखें कि कभी हम असेसमेंट में इनकम टैक्स में अगर हम देखें तो एफबीआर की तरफ से एक सर्कुलर था कि आपने 3 क्लियर हेयरिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। इसके पीछे रैशनल क्या है? कोई ना कोई वजह होगी ना कि 3 बयान की गई, 4 क्यों नहीं की गई, 5 क्यों नहीं की गई। 218 सेक्शन जो सर्विस ऑफ नोटिस को डील करता है उसमें 3 मोड थे उस वक्त। पहला था मैनुअल, दूसरा था थ्रू रजिस्टर्ड मेल, तीसरा था जो सीपीसी के अंदर प्रोवाइडेड मोड है सर्विसेज के जिसमें अफिक्सचर शामिल है। अब उसमें उसी को बेस करते ये है इंटेंट, रैशनल को बेस करते हुए एफबीआर ने सर्कुलर जारी कर दिया कि 3 क्लियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी तीनों मोड उसको मेथडोलॉजिकली एक दूसरा क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर होता है कि डेट वाइज जो चीज़ होगी वो डेट वाइज ही इम्प्लीमेंट होगी। मेथड जो दिया गया उसी तरह उस मेथड से ही होगी, उस सीरियल नंबर से ही होगी। उसके बाद इन्होंने चौथा एक डी सब सेक्शन उसमें दे दिया 218(1)D, उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी वैलिड सर्विस होगी, नो डाउट ये लेजिस्लेशन हो सकती है, की जा सकती है। अब इसके पीछे इंटेंट क्या है?
अब आपको 4 नोटिस देने हैं। पहले आपने मैनुअल को एग्जॉस्ट करना है, फिर आपने रजिस्टर्ड को एग्जॉस्ट करना है, अगर वो नहीं होता फिर आपने सीपीसी को अडॉप्ट करना है, वो नहीं होती तो आपने इलेक्ट्रॉनिकल करनी है। अच्छा, 2018 में सर्कुलर जारी करते हैं जिसको बिल्कुल मैन इस तरह बयान कर दिया गया, एफबीआर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये ई फाइलिंग ऑफ अपील का इशू आया, उस पर उन्होंने एक नई दे दी तशरीह कि जी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सर्विस जो है दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, बाकी की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है वकाला टैक्स बार ने कि फिर बाकी सारी जो उसमें पॉइंट्स हैं मोड ऑफ सर्विस के वो फिर आप स्टैट्यूट से निकाल दीजिए। अब उसकी इंटेंट को इग्नोर कर रहे हैं, स्कीम ऑफ लॉ को कंसीडर नहीं कर रहे। तो ये स्कीम ऑफ लॉ और इंटेंट ऑफ लेजिस्लेटर जो है, कानून साजों की जो नीयत है उसके पीछे जो रैशनल है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इब्तदाई में इसलिए बयान की कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब अपनी, चूँकि आज सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा है, सब्र का इम्तहान भी होगा, मेरा भी होगा तो आप लोगों का भी होगा। क्वेश्चन आंसर हम सेशन के आखिर में लेंगे। अगर दरमियान में ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हो गया तो फिर हम इसको मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास, वैसे तो मैंने ये जो हमारा पावर पॉइंट पे हमने की है सारी स्लाइड्स, ये भी दोस्तों को भिजवा दी थी, लेकिन ये कि हार्ड कॉपीज ऑलमोस्ट सब लोगों के पास हैं। अगर किसी के पास हार्ड कॉपी ना हो तो वो उस्मान साहब से ली जा सकती है ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। हम प्रोसीडिंग शुरू करते हैं जी। डेफिनेशन जो सेक्शन 2 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का,